हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों को दिक्कत भी देता है। और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लास चल रही है, फ्री लाइव क्लासेस, चाहे अकाउंट्स की हो चाहे बिजनेस की हो। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं बेटा, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप करके आप उसमें ऐड हो सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और नोट्स वगैरह के लिए या डाउट्स के लिए, सबके लिए बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप नंबर सब। प्लीज वहां पे जाके फॉलो करिएगा और अपना प्यार बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स। फाइनेंशियल मार्केट एक लिंक है किनके बीच में? सेवर्स के बीच में और बोरोवर्स के बीच में। दिस मार्केट ट्रांसफर द मनी और कैपिटल फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस मनी टू दोज हु आर इन नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये मार्केट क्या करता है? जहां से पैसा उठाता है जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, और वहां पर पहुंचाता है जिन लोगों को पैसे की जरूरत है। जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सरप्लस यूनिट, और जो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंट यूनिट। जिन लोगों के पास पैसा है वो पैसा दूसरों को देना चाहते हैं तो उनको हम सरप्लस यूनिट कहते हैं। और जिन लोगों के पास पैसे की कमी है, वो उधार पैसा चाहते हैं, बेसिकली बिजनेसमैन जो होते हैं हमारे, उन्हें हम डेफिशिएंट यूनिट कहते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर मनी सप्लाई फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिशिएंट यूनिट। तो हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट होता है वो हमारी मनी सप्लाई को ट्रांसफर करता है सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट पर। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट करता है एक सरप्लस यूनिट से डेफिशिएंट यूनिट के बीच में लिंक होता है, एंड ब्रिंग टुगेदर द बोरोवर्स एंड लेंडर्स। जो भी हमारे बोरोवर्स होते हैं और लेंडर्स होते हैं, उनके बीच में लिंक क्रिएट करता है। देयर आर मेनली टू वेज थ्रू विच फंड कैन बी एलोकेटेड, वाया बैंक और फाइनेंशियल मार्केट। दो तरीके होते हैं जहां से हम फंड्स को एलोकेट कर सकते हैं, एक बैंक की सहायता से और एक हमारा फाइनेंशियल मार्केट। द हाउस होल्ड हु आर द सरप्लस यूनिट में कीप देयर सेविंग इन बैंक, दे में बाय सिक्योरिटी फ्रॉम कैपिटल मार्केट। जो हाउस होल्ड होते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, वो अपनी सेविंग को या तो बैंक में रखते हैं या कैपिटल मार्केट से सिक्योरिटीज खरीदते हैं। The bank and financial market both in turn lend the funds to business firm which is called efficient unit. अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया है या आपने कैपिटल मार्केट में लगाया है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका पैसा ऐसे यूनिट पर पहुंचाते हैं जो डेफिशिएट है, और वो आपके पैसे को अच्छे से मोबिलाइज भी करते हैं। बैंक एंड फाइनेंशियल मार्केट आर कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर। जो बैंक होता है और फाइनेंशियल मार्केट होता है, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट हमारा वो मार्केट है जहां पे हमारी जो एसेट्स होती है, फाइनेंशियल एसेट, उनको एक्सचेंज किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। अब सर फंक्शन क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के? सबसे पहला, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट करता है एक लिंक किसके बीच में? सेवर्स के बीच में और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफर करता है आपकी जो सेविंग है उसे उठाकर ट्रांसफर करता है ज्यादा से ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी से। क्योंकि भाई अगर आप सोचते हो कि आपने पैसा लगाया 10,000 रुपए, तो आप भी चाहते हो कम से कम मेरे को 12,000 15,000 रुपए तो मिले ही मिले। फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। किसी भी चीज की जो कीमत है वो टोटली डिपेंड है कि उसकी डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई कितनी है। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड सिक्योरिटी इन फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होती है उसकी जो मार्केट में डिमांड है और मार्केट में सप्लाई है, उसी से हम पता लगाते हैं कि उसकी कीमत क्या होनी चाहिए। Provide liquidity to financial asset. In financial market, financial security can be bought and sold easily, so financial market provide a platform to convert security in cash. फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आसानी से खरीदी और बेची जाती है। तो जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है वो एक प्लेटफॉर्म देता है ताकि हम अपने पैसों को कैश में या कैश को सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकें। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट होता है वो हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग प्राइस कितनी है हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, कितना इजीली अवेलेबल हो जाएगा और उसकी कीमत क्या है। सो इन्वेस्टर्स एंड कंपनी डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन एज इट इज रेडीली अवेलेबल। तो जो भी हमारे मार्केट में इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उन्हें उन पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता इन इंफॉर्मेशन को
निकलवाने के लिए। तो जो भी हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसे दो पार्ट में बांटा गया है, एक हमारा कैपिटल मार्केट और एक हमारा मनी मार्केट। तो ये तो हमारे फंक्शंस की बात हो गई। अब हम समझ लेते हैं हमारा जो पहले है मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मीन फॉर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू ईयर। मनी मार्केट हमारा वो मार्केट है जहां पे हम कम समय के लिए फंड्स को देते हैं या खरीदते हैं, कम से कम बस एक साल के लिए। जनरली मनी मार्केट द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। आपने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी वर्किंग कैपिटल क्या है। तो वर्किंग कैपिटल का एक सोर्स होता है मनी मार्केट। ट्रांजेक्शन ऑफ मनी मार्केट इंक्लूड लैंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ कैश फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो सेल एंड परचेज सिक्योरिटी हैविंग 1 ईयर टर्म और विच गेट्स रिडीम्ड विद इन 1 पीरियड। ट्रांजेक्शन ऑफ पैसे का आदान प्रदान, आपने किसी को पैसा दिया या आपने किसी से पैसा लिया एक साल के लिए, या एक साल के लिए दिया या एक साल के लिया, या आपने सिक्योरिटी खरीदी बेची जो एक साल के लिए ही है, या एक साल बाद अगर आपने कोई पैसा लिया है किसी से तो उसको एक साल बाद आपको पेमेंट करना। मनी मार्केट का कोई भी फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होता, लेकिन इसकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इनमें डील करती हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर कॉमर्शियल बैंक, LIC, GIC, UTI, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इसके फीचर्स आपको क्या समझ में आ रहे हैं सर कि ये शॉर्ट टर्म का मार्केट है, इनकी कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, लेकिन जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो मनी मार्केट में इन्वॉल्व है वो हमारी RBI है, कॉमर्शियल बैंक है, LIC है, GIC है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं मनी मार्केट में? कॉल मनी है हमारा, ट्रेजरी बिल है, CP है, CD है, कॉमर्शियल बिल है। तो इनके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कॉल मनी। The money borrowed or lent on demand for a short period which is generally 1 day। जो पैसा होता है जो आपने बस एक दिन के लिए लिया है या एक दिन के लिए दिया है उसको हम कहते हैं कॉल मनी। संडे एंड अदर हॉलीडे उसमें काउंट नहीं करे जाते। मोस्टली जो बैंकें होती हैं वो इस्तेमाल करती है कॉल मनी का। When one bank faces temporary shortage of cash, then the bank with surplus cash lends to bank in shortage for 1 or 2 days। जब एक बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज होती है तो दूसरी बैंक आगे आके उसकी मदद करती है, उसको हम कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी को हम इंटर बैंक कॉल मनी भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है हमारा ट्रेजरी बिल, टी बिल। ट्रेजरी बिल आर इशू बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारी ट्रेजरी बिल होते हैं वो RBI इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। These bill enable government to get short-term borrowing as these bill are sold to bank and generally public। ये बिल गवर्नमेंट के पास एक मौका देती है कि आप कम समय के लिए कोई भी बोरोइंग्स करना चाहते हैं, पैसा उधार लेना चाहते हैं, चाहे बैंक से या जनरल पब्लिक से, तो ले सकते हैं। These bill are negotiable instrument and are freely transferable। ये एक negotiable instrument होता है और easily transferable होता है। ये इशू करा जाता है डिस्काउंट पे। और these are considered safest investment। क्यों? क्योंकि ये किसने इशू करे हैं? RBI। The maturity period of treasury bill from 14 to 364 days। अगर आपने ट्रेजरी बिल से पेमेंट लिया है तो उसका पेमेंट आपको 14 से लेकर 364 डेज तक करना पड़ेगा। ट्रेजरी बिल को हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। दे आर इशू एट ए प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू, यानी कि उसकी अगर कीमत 20 रुपए है तो आपको उसके लिए 16 रुपए देने पड़ रहे हैं। These are available for minimum amount of 25,000 and in multiples thereof। कम से कम 25,000 और उससे ज्यादा के ला होता है, ठीक है ना। फिर हमारा कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल जो ड्रॉन किए जाते हैं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर। दीज आर कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज इन कैश परचेज एंड सेल। जब भी आप किसी से उधार सामान खरीदते हो या उधार सामान बेचते हो तब आप यूज करते हो ये। दीज हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी पीरियड जनरली 90 days एंड कैन बी डिस्काउंटेड विद बैंक इवन बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड। इनका जो समय होता है वो कम होता है और इनका टाइम होने से पहले भी आप इन्हें मैच्योर करा सकते हो। बेसिकली इनका जो टाइम होता है वो कितना होता है? 90 दिन होता है सर। These are negotiable instrument and can be easily transferred। The drawee of the bill honor the bill on due date। A trade bill is nothing but written। वही आपका जो negotiable instrument होता है उसकी तरह यहाँ पर हमारा काम करता है। फिर आता है हमारा कॉमर्शियल पेपर, CP। The commercial paper was introduced in India for the first time in 1990। It is an unsecured promissory note issued by public or private sector company with a fixed maturity period which varies from 15 days to 1 year। कॉमर्शियल पेपर सबसे पहले बार इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1990 में। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है। अनसिक्योर्ड यानी कि इसके बदले कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती, जो कि पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर कंपनी करती है। और एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड होता है इनका 15 दिन से लेके 1 साल।
Since commercial paper are unsecured, so these can be issued by company having good reputation and creditworthiness. The commercial bank and mutual fund are the main investors of commercial paper. भाई कॉमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड है, तो इसको जो अच्छी कंपनीज होती हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है वो लोग इशू करते हैं। कॉमर्शियल बैंक और म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो इनके मेन इन्वेस्टर्स होते हैं कॉमर्शियल पेपर के। फंड्स रेज थ्रू कॉमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट। जो फंड रेज किया जाता है कॉमर्शियल पेपर से वो इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है उसको कवर कर सके, जिसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर आता है आपका यहाँ पे लास्ट होगा सीडी। देखिए Certificate of deposit. It is a time or deposit which can be sold in the secondary market. Only a bank can issue CD. It is the bearer certificate or document of title. It is also a negotiable instrument and can be transferred easily. ये हमारा जो बैंक होती है, जो आप टाइम डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, उसके हिसाब से काम आती है, लेकिन ये फ्रीली नेगोशिएबल होता है। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 91 डेज से 1 ईयर तक रहता है, ठीक है ना। ये तो था आपका उसके हिसाब से कि हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। अब बारी आती है हमारी कौन से मार्केट की, कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। एक साल से ज्यादा और बहुत ही लंबे समय के लिए कैपिटल मार्केट को इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड। इसमें हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, सारे इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं जो इंस्ट्रूमेंट लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए करना चाहते हैं। इसमें वो इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड नहीं होंगे जो शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं या फिर अब 1 साल तक के लिए आते हैं। जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट में वो हमारे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। तो फीचर क्या होता है कैपिटल मार्केट का, सबसे पहला लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी। कैपिटल मार्केट एक क्रूशियल लिंक है किसके बीच में, सेविंग और इन्वेस्टर प्रोसेस के बीच में। कैपिटल मार्केट ट्रांसफर करता है मनी सेवर से बिजनेसमैन तक। डील्स इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड फंड फॉर लॉन्ग और मीडियम टर्म। इट डज नॉट डील विद चैनलाइजिंग सेविंग फॉर लेस देन 1 ईयर। utilizes intermediaries. Capital market make use of different intermediaries such as broker, underwriter, depository. जो capital market होते हैं वो जो बीच के दलाल होते हैं, brokers होते हैं, उनका अच्छे से इस्तेमाल करती है। These intermediaries act as working organs of capital market and are very important elements of capital market. ये जो intermediaries होते हैं वो एक तरीके के working organ है हमारे capital market के, और ये important element role play करते हैं capital market में। Determinant of capital formation. The activity of capital market determine the rate of capital formation in economy. जो भी हमारी एक्टिविटी होती है कैपिटल मार्केट में वो डिटरमाइन करती है कि हमारी जो कैपिटल फॉर्म होगी यानी कि हमें फायदा होगा उससे कितना होगा। कैपिटल मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी टू दोज हु हैव सरप्लस फंड्स सो दैट दे इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट ऑफर करती है एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिनके पास ज्यादा पैसा है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकें। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। The capital market operates freely but under the guidance of government policy. Capital market easily काम करता है लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। These market function within the framework of government rules and regulation. इनके लिए हमारा क्या काम आता है, स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा वर्क करता है उसके रेगुलेटर्स कौन है, हमारे सेबी। तो ये सारे आपके आइडल कैपिटल मार्केट के हैं कि वेयर फाइनेंस अवेलेबल, वेयर विच फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ, वेयर मार्केट फ्रीली sufficient investors must allocate capital productivity। तो हमारे इसमें दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक हमारा होता है प्राइमरी मार्केट और एक हमारा होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटी आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट हमारा एक न्यू इश्यू मार्केट भी होता है क्योंकि इस मार्केट में जो हमारी सिक्योरिटीज हो रही है वो फर्स्ट टाइम बेची जा रही है। New security are issued from the company. Primary capital market directly contributes in capital formation because in primary market company goes directly to investors and utilize these funds for investment, building, plant, machinery, etc. जब भी कोई कंपनी पहली बार अपनी किसी चीज को बेच रही है, शेयर्स निकाल रही है, डिवेंचर्स निकाल रही है पहली बार, तो ये हमारा कौन सा मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है। और उस पैसे को जो डायरेक्टली इन्वेस्टर से आएगा वो पैसा कंपनी अपने बिल्डिंग परचेज करने में, प्लांट वगैरह, मशीन वगैरह परचेज करने में लगाती है। कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करती है हमारी कंपनी, पहला है हमारा पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। अंडर दिस मेथड कंपनी इशू ए प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट जनरल पब्लिक। इन प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द पर्पस फॉर व्हिच फंड्स आर बीइंग रेज्ड, पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, बैकग्राउंड एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी। इस मेथड में कंपनी प्रोस्पेक्टस के थ्रू इन्फॉर्म करती है और जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, इनवाइट करती है। इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी डिटेल प्रोवाइड करती है कि किस पर्पस के लिए फंड्स ले रहे हैं,
कहाँ लगाए जाएंगे, पिछली हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है। द इंफॉर्मेशन इज इन प्रोस्पेक्टस हेल्प द पब्लिक टू नो अबाउट द रिस्क एंड अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। इस इंफॉर्मेशन से जो पब्लिक है जो इस कंपनी में पैसा लगाना चाह रही है उसको मालूम पड़ सकता है कि भाई कंपनी कितना रिस्क झेल रही है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है और कितनी है। अकॉर्डिंगली दे डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट इन दैट कंपनी, और उसी के हिसाब से कंपनी डिसाइड कर, पब्लिक डिसाइड करती है इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। थ्रू आईपीओ कंपनी कैन अप्रोच लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एंड कैन अप्रोच पब्लिक एट लार्ज। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर आपने देखा होगा, भी एलआईसी के भी आईपीओ हुए हैं। समटाइम्स कंपनी इन्वॉल्व करती है इंटरमीडिएट जैसे बैंकर्स है, ब्रोकर्स है, अंडरराइटर्स है, ये सारे लोग। या कंपनी ऑफर फॉर सेल, यानी कि अंडर दिस मेथड न्यू सिक्योरिटीज आर ऑफर टू जनरल पब्लिक बट नॉट डायरेक्टली बाय द कंपनी बट बाय एन इंटरमीडिएट। ऑफर फॉर सेल में जो सिक्योरिटीज होती है जनरल पब्लिक को बेचने के लिए दी जाती हैं, लेकिन डायरेक्ट कंपनी नहीं बोलती, इंटरमीडिएट जो बाय करते हैं इकट्ठा सिक्योरिटी किससे, कंपनी से। जनरली द इंटरमीडिएट्स आर द फर्म ऑफ ब्रोकर्स, सो सेल ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस इन टू स्टेप। फर्स्ट व्हेन द कंपनी इशू सिक्योरिटी टू द इंटरमीडिएट एट फेस वैल्यू, एंड सेकंड व्हेन इंटरमीडिएट इशू सिक्योरिटी टू जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस। मतलब क्या होता है, कंपनी जो ब्रोकर्स होते हैं उनको अपनी सिक्योरिटी बेचती है फेस वैल्यू पे, यानी 100 रुपए की है तो 100 रुपए में ही। लेकिन जो इंटरमीडिएट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो जनरल पब्लिक को से हाई प्राइस में बेचती है, यानी कि 100 रुपए की है तो 110 या 120 में। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अंडर दिस मेथड द सिक्योरिटी आर सोल्ड बाय द कंपनी टू एन इंटरमीडिएट एट ए फिक्स्ड प्राइस, एंड सेकंड स्टेप इंटरमीडिएट सेल द सिक्योरिटी नॉट टू जनरल पब्लिक बट टू सिलेक्टेड क्लाइंट एट हायर प्राइस। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है सेम, कि जिसमें जो कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटी सोल्ड कर रही है इंटरमीडिएट्स को फिक्स प्राइस में, और इंटरमीडिएट सबको नहीं बेचेंगे, अपने जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं उनको बेचेंगे, वो भी हायर प्राइस में। जैसे इसमें दे रखा है यूटीआई, एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस, ये सारे। फिर आपको दे रखा है राइट इशू। राइट इशू का मतलब है दिस इज द इशू ऑफ न्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो हमारी कंपनी में पहले से ही शेयर ले रखे हैं, जिन्होंने, जो हमारी कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, उनको जब हम न्यू शेयर देते हैं उसे हम कहते हैं इट इज कॉल्ड राइट इशू, बिकॉज इट इज द प्री एम्प्टिव राइट ऑफ शेयर होल्डर दैट कंपनी मस्ट ऑफर देम द न्यू इशू बिफोर सब्सक्राइबिंग टू आउटसाइडर। जब भी कंपनी को नया शेयर निकाले तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछ ले। फिर आता है लास्ट EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इट इज द न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, IPO के जरिए वो सिक्योरिटी को बेचती है। इन दिस कंपनी हैज टू अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन प्लेसिंग ऑर्डर। इसके लिए जो कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है, और जो भी एप्लीकेशंस आती हैं उनको देखना और उनके ऑर्डर प्लेस करना। The company issuing security has to apply for listing of its security or any exchange other than exchange is offered in security earlier। ये तो हमारा था प्राइमरी मार्केट। फिर बात आती है हमारा सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। The secondary market is the market for the sale and purpose of previously issue or second hand security। सेकेंड मार्केट वो मार्केट है जहां पे वो चीजें जो पहले सेल हो चुकी है या पहले परचेज हो चुकी है उन्हें दोबारा बेचा जा रहा है, तो या फिर सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, उन्हें हम कहते हैं सेकेंड हैंड मार्केट। In secondary market, security are not directly issued by the company to investor. The security are sold by existing investor to other investor। सेकेंडरी मार्केट में जो सिक्योरिटी है वो डायरेक्टली कंपनी ने इशू नहीं करी इन्वेस्टर्स से, जिन इन्वेस्टर्स ने पहले उन्हें खरीदा था उन्हीं इन्वेस्टर्स द्वारा दूसरे इन्वेस्टर्स को बेची जा रही है। Sometimes the investor is in need of cash and another investor wants to buy the share of the company as he could not get directly from the company। कभी कभी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें पैसे की जरूरत होती है, और जो दूसरे इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहते हैं कि जिस कंपनी के शेयर वो पहले नहीं खरीद सके अब वो खरीदना चाहते हैं। देन बोथ द इन्वेस्टर कैन मीट इन सेकेंडरी मार्केट एंड एक्सचेंज सिक्योरिटी फॉर कैश, जिसको हम ब्रोकर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कैपिटल मार्केट का और मनी मार्केट है। अब जो आपका जो मेन आता है, जो मैंने आपको कहा भी है कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा स्टॉक एक्सचेंज से भी। तो पहले स्टॉक एक्सचेंज समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एंड बाइंग, सेलिंग, डीलिंग इन सिक्योरिटी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या समूह है इंडिविजुअल्स का, चाहे वो कॉर्पोरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो, जिसका मेन काम है रेगुलेट करना, शेयर्स को खरीदना बेचना, उसमें डील करना। तो स्टॉक एक्सचेंज या सेकेंडरी मार्केट का आप कह सकते हैं फंक्शंस क्या है। सबसे पहले इकोनॉमिक पैरामीटर। A stock exchange is reliable barometer to measure the economic condition of a country। Every major change in country and economic
E is reflected in the price of share। एक तरीके से आप कह सकते हो एक मीटर है जो बताता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है। कोई भी देश में छोटा मोटा चेंज होता है या बड़ा चेंज होता है, उससे हमारे जो शेयर्स की प्राइस है उसमें चेंजेस आते हैं। द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइस इंडिकेट द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द कंपनी। अगर किसी भी शेयर की प्राइस में बढ़ोतरी आएगी या कमी आएगी तो उससे मालूम पड़ता है कि हमारे देश में रिसेशन या बूम चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। फिर है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। द स्टॉक मार्केट हेल्प टू वैल्यू द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। जो स्टॉक मार्केट है वो मदद करता है कि किस सिक्योरिटी की कीमत क्या है। द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आर वैल्यूड हायर एज देयर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटी। ऐसी सिक्योरिटी जो प्रॉफिट में है और ग्रोथ वाली कंपनी है उनके शेयर हमेशा ज्यादा होंगे क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा होगी। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड क्रेडिटर। जो सिक्योरिटी की कीमत होती है वो इन्वेस्टर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए और क्रेडिटर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। इन स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटी आर ट्रेडेड एंड स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी इंक्लूड द कंपनी नेम इन द ट्रेड लिस्ट ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में सिर्फ जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उन्हीं के जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स लिस्टेड होते हैं, और वो भी जब लिस्टेड होते हैं जब स्टॉक मार्केट ने सारी उनकी जो कंडीशन है वो वेरीफाइड कर ली है। contribute to economic growth in stock exchange security of various company are bought and sell। भाई अलग अलग कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो खरीदे बेचे जाते हैं। दिस पर्पस ऑफ disinvestment and reinvestment help to invest in most productive investment proposal and this lead to capital formation and economic growth। इसमें हमारा डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, खरीदी भी जा रही है, बेची भी जा रही है ना। तो इससे हमारा जो देश की जो ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। Stock exchange encourage people to invest in ownership security by regulating new issue। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड बाय एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। उनको सारी नॉलेज दी जाती है कैसे कैसे आप शेयर खरीद सकते हो और उन्हें एजुकेट भी किया जाता है। Providing scope for regulation to ensure liquidity and demand of supply of security, the stock exchange permits healthy speculation of security। आपके पास इजीली कैश अवेलेबल रहे, आप जो सिक्योरिटी खरीदना चाहते हो वो आप खरीद सको। तो स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स करता है स्पेकुलेशन, लेकिन हेल्दी स्पेकुलेशन, यानी कि 2 नंबर के काम जो होते हैं, ब्रोकर से काम होते हैं, वो प्रमोट करता है लेकिन हेल्दी, इलीगल नहीं। लिक्विडिटी का मतलब आपके पास इजीली कैश अवेलेबल होता है, आप जब चाहो अपने शेयर्स को बेच सकते हो, जब चाहे शेयर को खरीद सकते हो। बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, आपकी कंपनी की जो कैपिटल है उस पर आप ध्यान दे सकते हो। प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इससे आपकी हैबिट बन जाती है, जिससे आप क्या करते हो, आपकी एक जो है वो होती है आदत, अच्छी आदत जो होती है इन्वेस्ट करने की और सेविंग करने की, वो बन जाती है। फिर आपका ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। जब आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहते हो तो प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो। भाई आप किसके थ्रू कर पाओगे, आप डायरेक्टली सेबी से नहीं कर सकते। तो ब्रोकर क्या मांगेगा आपसे, ये सारी चीजें मांगता है, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एनआरआई सर्टिफिकेट, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें। फिर आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन होता है, और जो डीमैट अकाउंट ओपन होगा वो आपका एनएसडीसीएल या सीडीएसएल इन दोनों से लिंक होगा। देन आपका, आप खरीदना चाहते हो कि भाई हमने इतने शेयर्स खरीदे, फिर उनकी शेयर्स की जो वैल्यू होती है वो चेक की जाती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, कॉन्टेक्ट नंबर आता है आपके पास। वो शेयर आने में टाइम लगता है, यहाँ पे T+2 डे दिख रखा है। T+2 यानी कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके 2 दिन बाद आपके पास शेयर आएंगे, और जब आप उन्हें सेल भी करोगे तो उसका पेमेंट भी 2 से 3 दिन बाद ही आएगा। फिर यहाँ पे डीमेटलाइजेशन दे रखा है, डीमेटलाइजेशन एंड डिपॉजिटरी। All trading in security is now done through computer terminal. Since all systems are computerized, buying and selling of security are settled through an electronic book entry form. This is mainly done to eliminate the problem like theft, fake, forward transfer, etc. आज की डेट में जो भी ट्रेडिंग होती है वो सब कंप्यूटर से हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रही है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री हो रही है, ताकि जो फेक अकाउंट होते हैं, चोरी का डर रहता है, वो ना रहे। इन सभी को हम कहते हैं डीमेटलाइजेशन। यानी कि क्या है ये डीमेटलाइजेशन? इज अ प्रोसेस वेयर सिक्योरिटी हेल्ड बाय इन्वेस्टर इन फिजिकल फॉर्म आर कैंसिल एंड द इन्वेस्टर इज गिवन एन इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और नंबर सो दैट ही शी कैन होल्ड इट इलेक्ट्रॉनिक बेस इन अकाउंट। डीमेटलाइजेशन का मतलब है कि आपके पास जो इन्वेस्टर है उसके पास फिजिकल फॉर्म में कोई भी चीज नहीं रहेगी, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज रहेगी। फिर यहाँ से ये आपका, ये ज्यादा खास नहीं है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट स्टॉक, ये भी इतना खास, हाँ ये आपको ध्यान देना है, ये आपको पढ़ना है
कि सेबी क्या है। सेबी हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो सेटअप किया गया था 1988 में। क्यों? टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। सेबी प्रमोट करता है एक अच्छा डेवलपमेंट स्टॉक मार्केट में, बट इनिशियली सेबी वाज नॉट एबल टू एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन। लेकिन इनिशियली जो है हमारा सेबी सारे फंक्शन नहीं कर सकता है। इट वाज लेफ्ट एज अ वॉच डॉग टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी बट वाज फाउंड इनइफेक्टिव इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। वॉच डॉग था, यानी कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते थे उनको देखता था, लेकिन ये पाया गया कि वो काफी इनइफेक्टिव रहे रेगुलेट करने में और कंट्रोल करने में। तो 1992 में, अब इसका रीजन क्या था? विद द ग्रोथ इन द डीलिंग ऑफ, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, एज अ रिजल्ट इन मई 1992 सेबी वाज ग्रांटेड लीगल स्टेटस। 1992 में जो सेबी था उसको एक लीगल स्टेटस मिल गया था। सेबी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंट एंड परपेचुअल सक्सेशन। ये एक लीगल है और परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनीज गोज फॉर एवर। कोई भी आए कोई भी जाए, सेबी पर उसका फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्या था एस्टेब्लिशमेंट का? With the growth in the dealing of stock market, lot of malpractice also started in stock market, such as price rigging, unofficial premium on new issue, delay in delivery of shares, violation of rules and regulation। ये सारी चीजें भाई जैसे जैसे स्टॉक मार्केट की जो डीलिंग थी वो बढ़ रही थी, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो वहां पर ऐसी हो रही थी जो कंज्यूमर के हक में नहीं था। जैसे कि प्राइस ज्यादा ले लेना बिना बताए, शेयर्स को डिलीवर करने में डिले करना, रूल्स एंड रेगुलेशन वॉयलेट करना और बहुत सारी चीजें। इसी को देखते हुए हमारी सेबी को लाया गया, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पर्पस क्या था? इशूअर्स फॉर इशूइंग, इट प्रोवाइड अ मार्केट प्लेस इन विच दे कैन रेज फाइनेंस फेयरली एंड इजीली। एक ऐसा मार्केट जहां पे आप किसी भी प्रोडक्ट का अच्छी वैल्यू मिल सके। इन्वेस्टर्स के लिए प्रोटेक्शन और इंटरमीडिएट्स के लिए एक कंप्लीट प्रोफेशनल मार्केट। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक मार्केट, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर एंड इंश्योर सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचाना, माल प्रैक्टिस एक्टिविटी से बचाना, और एक कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना इंटरमीडिएट्स में। जो ब्रोकर्स होते थे, जो अंडरराइटर्स होते थे, वो भी इसमें रजिस्टर्ड होते थे। तो सेबी हमारी 3 फंक्शन परफॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंटल फंक्शन और रेगुलेटरी फंक्शन। सबसे पहला है प्रोटेक्टिव फंक्शन, यानी कि क्या क्या चीजों से प्रोटेस्ट करता था। इंटरेस्ट, जो हमारे इन्वेस्टर्स की सेफ्टी, हमारे इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, उन पर ध्यान देता था। प्राइस रिगिंग चेक करना। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है कि जो सिक्योरिटीज की प्राइस है वो फ्लक्चुएट तो नहीं हो रही, जो रियल है वही प्रोवाइड करना। इट प्रोहिबिट्स इनसाइडर ट्रेडिंग, बिना ब्रोकर्स के डायरेक्टली सेबी से आप शेयर नहीं कर सकते। सेबी प्रोहिबिट्स फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब क्या होता था? डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब होता था कि आपको प्रमोट किया जाता था, आपको एनकरेज किया जाता था स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक खरीदने के लिए। सेबी कैसे काम करती है, ट्रेनिंग देती थी कि आप कैसे कैसे स्टॉक खरीद सकते हो, क्यों खरीद सकते हो, किस कंपनी का खरीद सकते हो। और लास्ट रेगुलेटर, यानी कि यही पूरा मार्केट है जो हमारे फंक्शन परफॉर्म करता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह। तो ये है आपका पूरा फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें सेबी रहने वाला है, जिसको आप अच्छे से डीपली पढ़ लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू।